हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ बोर्ड के पर्पज से। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू है। इनको सॉल्व करिए, बहुत मजा आएगा। आप आइए, इनको सॉल्व करिए और आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप आकर के मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और बहुत मजा आएगा हम लोगों को इसमें करने के लिए। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the diagram given shown the diagram given shows an object O and its image। आप ये देख सकते हैं, ये हमें एक डायग्राम दिया है। आई ओ ऑब्जेक्ट है और आई उसका इमेज है। विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द रे डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टाइप्स ऑफ लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो यहाँ पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है ये जो लेंस है कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो टाइप्स ऑफ लेंस में आप क्या बताएंगे? टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस में आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज ऑल ऑल रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल रेज विल मूव टुवर्ड्स द फोकस। और जो रे ऑफ लाइट है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरफ या प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाते हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। सो दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड। इस तरह का इमेज जो बना हुआ है, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा बड़ा सा इमेज बनता है, तो ये कहां पर हमको मिलता है? तो इसके दो इंस्ट्रूमेंट के नेम है टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज किया जाता है, जिससे कि हमको कन्वर्जिंग वर्चुअल इमेज मिलती है, बहुत ही लार्ज मिलती है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अगर मैं इस लेंस को कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर देता हूं तो एफ फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स मिरर लिया है और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f/2 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर मैं कहता हूं इस लेंस की जगह मैं ले लेता हूं एक कन्वर्जिंग एक कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, ठीक है, और हमारे पास फोकस f है और 2f ये है। ऑब्जेक्ट रखा गया है f/2 पर, ऑब्जेक्ट मैंने रखा है f/2 पर, तो इमेज कहां बनेगी? यहां से चलने वाली रे प्रिंसिपल पोल पर जाकर के टकराएगी और रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से मूव करेगी। लेकिन सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और पीछे बढ़ाने पर इस तरह से बिहाइंड ऑफ द मिरर मिलेगी। आप देख सकते हैं ना, इमेज कहां मिल रही है? इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रही है। इसके साथ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से छोटा है। सपोज ए बी इज अ इमेज, ए बी इज अ सॉरी ऑब्जेक्ट, ए बी इज अ ऑब्जेक्ट और इसका इमेज बनता है ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट रखा गया है f/2 डिस्टेंस पर रखा गया है मिरर कॉनकेव मिरर से, तो इसका इमेज बिहाइंड ऑफ द मिरर बनता है। आप साथ में देख सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, प्लस वर्चुअल इमेज बन रहा है बिहाइंड ऑफ द मिरर। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, जो इमेज होगा वर्चुअल, इमेज होगा वर्चुअल। दूसरा क्या है? एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड होगा। तीसरा है फॉर्म्ड बिहाइंड
द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनता है। इमेज कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बनता है, बड़ी बनती है और सीधा बनता है। सीधा मतलब इरेक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म cylindrical कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रफ कर देते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडरिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाया होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पढ़ाया होगा, तो उसमें रिलेशन बताया गया था। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम L को बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, L को कम करेंगे तो R भी कम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं एरिया ऑफ द कंडक्टर बढ़ाता हूं या डायामीटर उसका बढ़ा देता हूं तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन है, एरिया विल बी इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, एरिया will decrease, then resistance of the conductor will increase. Reciprocal relation. Next point, resistance is depend on temperature. जितना ज्यादा आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? गॉट इट? नाउ लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नेचर ऑफ मटेरियल बहुत बड़ा फैक्टर है। सिल्वर और गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें कंडक्टिविटी होती है, बहुत अच्छी होती है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट प्लास्टिक इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इट्स अ बैड कंडक्टर। समझ में आया? तो बैड कंडक्टर प्लास्टिक होता है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल डिपेंड करता है भाई रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा। अगर कंडक्टर है, मेटल है, कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर वो बैड कंडक्टर है, आई मीन प्लास्टिक लिया है हमने, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। सो नेचर ऑफ द मटेरियल मैटर करता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर of 0.01 centimeter radius is 10 ohm if the resistivity of wire is 50 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Find the length of this wire. अब हमको क्या बोला गया है? रेडियस ऑफ वायर दिया है 0.01 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलें तो 0.001 मीटर आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। अभी निकाल लो, पाई आर स्क्वायर कर लो, 22/7 इंटू 0.0001 स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा। 1 2 3 4, 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर करें तो माइनस 8 आ जाएगा। ये आ गया मीटर स्क्वायर। ओके, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है हमको, रो का वैल्यू दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम दिया है। तो लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। लेंथ ऑफ द वायर कैसे निकालें? आपको मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू L अपॉन A और रो। आपको L निकालनी है तो L क्या होगा? L इक्वल RA अपॉन रो। अभी रिलेशन बता रहा था, समझा रहा था ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो उसी से हमने ये रिलेशन निकाला हुआ है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस। रेजिस्टेंस आपको दिया है 10 ओम, सो यू कैन पुट द वैल्यू 10 इंटू
3.14 10⁻⁻8 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻8। तो इससे कट गया, इससे कट गया, ओके। सो यू गेट 3.14 अपॉन 5 अपॉन 5, ओके। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना है, 0.628 मीटर आएगा। आप डिवाइड करेंगे ना इसको, डिवाइड करने के बाद when you divide this number what will happen, you can see, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.628 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके। बच्चों समझ में आ रहा है? अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और मार दीजिए उसे। एक क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहां पर स्फेरिकल मिरर दिया है और उसके कुछ पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। देखो बच्चों, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। पोल, पोल क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो। देखो, अगर हमारे पास हम मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर, ये मिरर है, तो इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो ये देखो, ये जो मैंने बनाया है, सपोज करो ये मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है और मैंने इसका एक टुकड़ा ले लिया है। ये जो मैंने यहां पर बनाया वो ये वाला टुकड़ा लिया है। तो एक बात बताओ, इस स्फेरिकल बॉडी का एक सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, सी सेंटर होगा, तो इस स्फेरिकल मिरर का भी तो यही सेंटर होगा, क्योंकि हमने ये स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल बॉडी से लिया है। तो जो स्फेरिकल बॉडी का सेंटर होगा वही स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर होगा। तो इसके सेंटर को ही, इस सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी इज ऑल्सो नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर पीस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दिस इज द स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर, जो स्फेरिकल बॉडी है, उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, क्योंकि ये कर्व है, ये कर्व है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जबकि स्फेरिकल बॉडी में सेंटर कह रहे थे, वो कर्व, इसको कर्व लेने की वजह से हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास फोकस है और पोल। तो an imaginary line which is passing through center of curvature and pole of the spherical mirror is called principal axis. So this is the principal axis. This is the principal axis. Okay. प्रिंसिपल फोकस की अगर हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से आ रही है रेज ऑफ लाइट। तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज ऑफ लाइट कैसे, तुड़ क्या ऐसे करके लाइट आती है? लाइट कभी आवाज नहीं करती, चली आती है। रेज ऑफ लाइट चली आती है, हमारी तरह थोड़ी ना आती है। तो रेज ऑफ लाइट सीधे चलती है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर दी, दूर इस तरह से मूव कर दी, सीधे दूर सीधे जाती है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं जाएगी, सीधे जाएगी। तो मैं कहता हूं, अगर इनफाइनाइट से रेज ऑफ लाइट आ रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए, कंडीशन है यहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए। यहां से ऐसे आ रही है, इस तरह से,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से आ रही है। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज ऑफ लाइट, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हैं, वो कहां से जाएंगी? रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होके जाएंगी और जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटेंगे उस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो यहां से आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर, यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये सभी आ रही है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आ रही है? सभी की सभी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पर जाके मिल जाती हैं, एक ही पॉइंट पर जाके मिल जाती हैं। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? तो ये मेरे पास कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी 2024 में होने वाला बोर्ड का एग्जाम है, इसमें आएंगे। मैं दावे से कह सकता हूं यहां से जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा जो मेरा वीडियो है इसको आप देखते जाइए, और इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, पार्ट 1 में कराए हैं, उसको भी आप देख के जाइए। और अगर थ्योरी देखना चाहते हैं तो मेरी थ्योरी के वीडियो देख लीजिए और आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे नोटिफिकेशन टाइम से आए, वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।